नमस्कार बच्चों। वैल्यू ऑफ थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होगा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर ये ओरिजिन है और यहाँ पे a कॉमा b है तो C1 कॉलम से ये वेक्टर बना और C2 कॉलम से सपोज कोई दूसरा वेक्टर बन गया। तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके एरिया को हम डिटरमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। अगर C1 से C2 जाने पर एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज मिलता है तो नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली अगर 3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है तो ईच कॉलम 3D में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और उन वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड अगर सपोज करें तो एक पैरेललोपाइप बनेगा, पैरेलल पाइप बनेगा। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, उसी को 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है। जैसे क्यूब है, क्यूब वाइट है और जब इनकी किसी दो एडजेसेंट साइड की जो 90 डिग्री है, सभी एडजेसेंट साइड की 90 डिग्री है तो ये क्यूब एंड क्यूब वाइट रहेंगे। लेकिन अगर साइड्स के बीच में, एजेस के बीच में 90 डिग्री नहीं रहेगा तो ये फिर पैरेलल पाइप बन जाएंगे, पैरेलल पाइप बन जाएंगे। और इसके वॉल्यूम को इसका वॉल्यूम ही डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स होता है। इससे शॉर्टकट बताया गया कि आप डायगोनल और ये BC डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट और माइनस रिवर्स डायगोनल प्रोडक्ट लीजिए। तो ऐसे ही जब आपके पास ये वैल्यू होगी ABCDEFGHI, तो फर्स्ट 2 कॉलम्स को आप ऐसे कॉपी कर लीजिए। You will find there 3 diagonals। एक तो ये, एक ये और दूसरा ये। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, AEI प्लस BHC प्लस GBF। और जो आपके ये रिवर्स डायगोनल बन रहा है, इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और रिवर्स डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस किया आपने। यहाँ पे हमने लिखा AD माइनस BC। तो ऐसे ही जितने भी डायगोनल्स हैं उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए और जो रिवर्स डायगोनल बनते हैं उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दीजिए। जैसे एक ये बन गया आपका, दूसरा रिवर्स डायगोनल बन गया ये, और तीसरा ये आपका रिवर्स डायगोनल बन गया। ये बन गया CEG माइनस FHA माइनस IBD। एग्जाम्पल बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो फर्स्ट 2 कॉलम्स को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए।
तो दिस फर्स्ट डायगोनल 1 into 5 into 9 plus second diagonal 4 8 3 4 into 8 into 3, this is 4. Third diagonal 7 into 2 into 6 plus 7 into 2 into 6 minus जो रिवर्स डायगोनल बन रहा है 3 5 7, पहला तो ये बन गया, तो 3 into 5 into 7 6 8 1 minus 6 into 8 into 1 minus 9 to 4. जो डेफिनेशंस है एज पर डेफिनेशन 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए किसी भी ये रो या किसी भी कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया, सपोज फर्स्ट रो को आपने सेलेक्ट किया, आपने इसको 1 लिखा, ये एलिमेंट जिस भी रो या कॉलम में है उसको आप डिलीट मार दीजिए, उसको आप डिलीट मार दीजिए। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 5 6 8 9, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर माइनस यहाँ पे लिखा था आपका 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट टाइम आप 4 लीजिए इनटू ये इस रो और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं इसमें नहीं है, आपने 4 को लिया, ये रो और ये कॉलम 2 3 8 9, नेक्स्ट टाइम आपने 7 लिया, रो और इस कॉलम को हाइड कर दीजिए, आपके पास ये पार्ट बचेगा 2 3 5 6। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। आपको इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखा ही कि कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू है दैट विल बी चेंज बाय -1 टाइम। जो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू थी उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये देखा कि एक हमने आपको यहाँ बनाया था कि 1 0 0 1, तो बताया कि ये जो कि ये ओरिजिन है तो 1 0 तो ये हो गया C1 और ये C2। लेकिन अगर किसी रो या किसी कॉलम को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी रो या किसी कॉलम को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको बताया था कि अगर सपोज फर्स्ट रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई तो दिस बिकम 2 0 और 0 1, तो ये ओरिजिन है तो ये हो गया ये, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ जो प्रीवियस C1 था वो बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, तो एरिया क्या हो गया डबल हो गया 2 हो गया, पहले इसका एरिया 1 आ रहा था। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स में किसी कॉलम या किसी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो k टाइम्स चेंज हो जाती है। थर्ड आपको बोला कि थर्ड में आपने देखा कि अगर कोई भी 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स या तो आइडेंटिकल है या एक दूसरे का मल्टीपल है, R1 एनी 2 रोज और कॉलम
आर आइडेंटिकल और मल्टीपल, देन डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी क्या होती है, 0। उसके लिए आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था कि सपोज ये 1 1 है, या प्रीवियसली ये 1 1 है तो ये ओरिजिन है, तो 1 1 यहाँ बन गया, ये C1 से बन गया, दिस इज C1। और जब 2 2 होगा तो 2 2 ये यहाँ आ गया, तो सेम डायरेक्शन में दोनों हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं दोनों C1 C2 वेक्टर, इसलिए एरिया इसका आ जाता है 0, इसलिए डिटरमिनेंट 0 आएगा। जब एक प्रॉपर्टी ये बताया था कि सपोज ये 1 0 है, ये 0 1 है, तो ये ओरिजिन है, तो 1 0 तो ये हो गया, 0 1 ये हो गया C2, एरिया तो इसका क्या है, इसका 1। लेकिन अगर C1 को C2 में ऐड कर दिया जाए, C1 में C2 को ऐड कर दिया जाए, ऑपरेशन लगा दिया C2 के ऊपर C2 प्लस C1, C2 में हमने C1 को ऐड कर दिया, तो C1 तो एज इट इज़ रहा 1 0, ये हो गया 1 1। अब क्या होगा, फर्स्ट C1 से ये C2 है, ये आया 1 1, आपका क्या है, दिस आया, दिस इज C2। तो ये पैरेललोग्राम बना, इसका एरिया कितना है, हाफ एरिया ये और हाफ एरिया ये, वैल्यू 1 है। तो जब भी किसी रो या किसी कॉलम, एक रो में दूसरे कॉलम को ऐड करते हो, एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड करते हो, या किसी रो में दूसरे रो को ऐड करते हो, तो डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं चेंज होती है। इसके साथ साथ बेसिक आपके पास ये दिया हुआ है, आपने ऑपरेशन लगा दिया C2 पर, C2 में इसका 3 टाइम ऐड कर दे रहे हो आप, C2 में आप इसका 3 टाइम ऐड कर दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 3 1, ये रहा ओरिजिन, ये हो गया C1 और ये 3 1 1 2 3 और ये 3 1 ये। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस आपके पास हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आपका बेस एक कॉमन बेस पे जितने भी वो बनेंगे, जो ये पैरेललोग्राम आप जब बनाएंगे, इसको जो है ये पैरेललोग्राम बना रहा हूँ इसको, वो तो ये हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, C1 से ये बन गया और C2 ये रहा 3 1, ये ओरिजिन है आपका, ये पैरेललोग्राम। तो बेस तो वही है जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमें मालूम है दो पैरेलल लाइंस हैं और बेस कॉमन है, तो चाहे हम इसका एरिया लें, चाहे हम इसका एरिया लें, चाहे हम इसका एरिया लें, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द कॉमन बेस ऑलवेज बी इक्वल। तो बेस तो सबका यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, ये भी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बेस सबका एक कॉमन है 1 1 1। तो कॉमन बेस पे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑल द पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। जबकि हमने C2 में 3 टाइम्स ऑफ C1 ऐड किया था, तो एक प्रॉपर्टी हमें ये भी मिल गया कि एनी कॉलम में अंदर कॉलम को k टाइम्स ऑफ ऐड करो, या किसी रो में आप एनी रो में अनदर रो को k टाइम्स प्लस या माइनस करो, प्लस माइनस दोनों अलाउड है, प्लस माइनस करो, देन जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो वैल्यू अनचेंज रहता है, अनचेंज, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेक किया जो है,
कि कोई भी 2 रोज या कॉलम इंटरचेंज करो, वैल्यू उसका साइन अपोजिट रहता है। किसी रो या कॉलम को के टाइम्स अगर आपने मल्टीप्लाई कर रखा है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। और 2 रोज और कॉलम एक दूसरे मल्टीपल आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 होती है। किसी रो कॉलम में अगर रो या कॉलम को आप एनी टाइम्स प्लस माइनस करो, के टाइम्स प्लस माइनस करने से वैल्यू अनचेंज रहती है। ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास और कि 1001 जैसे ये देखा आपने, तो 1001 तो ऑरिजिन यहाँ है, तो दिस इज C1, दिस इज C2। अगर रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं, RI और CI, ऑल द रोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से आप इंटरचेंज कर देते हैं तो भी 1001 मतलब एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिएंटेशन भी वही C1 से C2 ही रहेगा। तो चेंज करने के बाद तो इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब अगर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज भी ले लेते हो तो भी मैट्रिक्स का आफ्टर ट्रांसपोज के बाद भी रिटर्न वैल्यू वही रहेगा जो पहले था। इफ रो आर इंटरचेंज then determinant of matrix unchanged means जो डिटरमिनेंट ऑफ दिस है वही ट्रांसपोज के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू वही रहेगा, ये ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ कि अगर किसी मैट्रिक्स का कोई रो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट की फॉर्म, सम की फॉर्म या माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है, सपोज A + B C D, यहाँ लिखा हुआ है X + Y P Q, यहाँ लिखा है U + V और ये लिखा है E F। तो यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसमें से फर्स्ट एलिमेंट लेते हुए आप इसको एक से ज़्यादा मैट्रिसेस में या सॉरी डिटरमिनेंट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको एक से ज़्यादा डिटरमिनेंट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे ACD XPQ UEF प्लस BCD YPQ एंड BEF, ठीक है। क्योंकि अगर जब उसको आप एज पर द रूल एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा A + B, डिटरमिनेंट ऑफ ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा PQ EF माइनस फिर ये XY X + Y, इस रो और इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ CD एंड EF प्लस U + V, ये रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए CD PQ। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A के साथ भी डिटरमिनेंट आएगा और B के साथ भी, तो A के साथ ही डिटरमिनेंट आएगा, X के साथ आएगा ये वाला डिटरमिनेंट और इसमें F के साथ, तो ये हो जाएगा A PQ EF माइनस X CD EF प्लस U CD PQ फिर प्लस B PQ EF माइनस Y CD EF प्लस B CD PQ। ये जो फर्स्ट 3 है ये इसको आप लिख सकते हो A X U और बाकी C P E D Q F प्लस फिर उसके बाद ये B Y V C
सी डी ई क्यू ई एफ, इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। बात करते हैं जरा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका यूज़ कैसे हमें करना है वो देख लीजिए। सिंपल से आपको फार्मूला याद रखना है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट्स बनाइए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। यहाँ पे 1 1 1 ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया। इस डिटरमिनेंट वैल्यू को सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी दैट बी क्या दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी फार्मूले से आपको चलना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास माइनर। माइनर क्या होता है? कोई भी टर्म लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ध्यान दीजिएगा, ये डिटरमिनेंट का साइन है वर्टिकल, इस वाले साइन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? 2 वर्टिकल लाइन से। अब ये लगा होता है तो मैट्रिक्स, ये लगा है तो डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट हमारे पास है। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को ले सकते हैं, किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को ले सकते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं माइनर, तो बात होगी माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर क्या होगा? ये सिंबल हो गया, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। A11 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। A22 A23 A32 A33। ऐसे ही माइनर ऑफ A12 M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, आपको ये बच गया A21 A31 A23 A33। ऐसे ही माइनर ऑफ A13 सिंबल दिस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये पूरा पार्ट बचेगा। डिटरमिनेंट इसका सिंपलीफाई कर लीजिए। सिमिलरली अदर, सपोज A21 की बात हो रही है, माइनर ऑफ A21 M21, तो A21 तो माइनर कैसे निकलेगा? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 1 3 ये A12 A13 और A32 और A33, ये बचे आपको। इस तरह से अगर माइनर आप फाइंड कर लीजिए। यहीं पे एक दूसरा टर्म है आपके पास, कोफैक्टर। ये समझना जरूरी है। कोफैक्टर ऑफ, जिस तरीके से एवरी एलिमेंट में माइनस निकलते हैं वैसे एवरी एलिमेंट में कोफैक्टर्स निकलते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय कैपिटल A11 और C लिख के 11 आपने लिख दिया, इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर I प्लस J इंटू MIJ। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर AIJ लिखा हुआ है तो इसका कोफैक्टर AIJ CIJ इस तरीके से नोट करेंगे। एग्जाम्पल
को फैक्टर ऑफ A11 फाइंड करना है। तो A11 को फैक्टर होगा C11 सिंबल हो जाएगा या A11 इसका सिंबल हो जाएगा इक्वल टू -1 रेस्ट पावर, ये जो पोजीशन लिखी हुई है इनका सम 1 + 1 इंटू M11 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो -1 रेस्ट पावर 2 इक्वल टू M11 आ गया। ऐसे को फैक्टर ऑफ A12 इक्वल टू -1 रेस्ट पावर 1 + 2 इंटू M12 ठीक है। ऐसी को फैक्टर ऑफ A13 इक्वल टू -1 रेस्ट पावर 1 + 3 M13। सिमिलरली अदर नंबर्स का, अदर एलिमेंट्स का भी आप को फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हम जब फाइंड करते हैं, ये डिटरमिनेंट ये कैलकुलेट हमें करना है। तो एलिमेंट, सम ऑफ द एलिमेंट किसी भी रो, या तो फर्स्ट रो ले लो, किसी भी रो को सिलेक्ट कर लो पहले आप कि मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग को फैक्टर प्लस A13 C13। सी जगह पे ए भी लोग यूज़ करते हैं, इसे A13 भी लिखते हैं को फैक्टर ऑफ A13 को, और C13 भी लिखते हैं। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट कॉलम चूज कर लिया है तो A11 इंटू A11 प्लस दूसरा एलिमेंट है कॉलम का A21 इंटू A21, A31 इंटू A31। इसी तरीके से बोला आपने थर्ड रो चूज कर लिया है, थर्ड रो के एलिमेंट का यूज़ कर लीजिए A31 इंटू करस्पॉन्डिंग को फैक्टर 31 का को फैक्टर A32 इंटू को फैक्टर A33 इंटू को फैक्टर। ठीक है। ये वैल्यूज ऑलवेज इक्वल रहेंगी क्योंकि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू यूनिक होता है। तो आप चाहे फर्स्ट रो के एलिमेंट का यूज़ करें, चाहे सेकंड रो, चाहे थर्ड रो, इसी के अबाउट एक्सपेंड करें। तो ये जो एक्सपेंशन है, दिस इज एक्सपेंशन अबाउट R1। हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट का यूज़ किया है और उनके को फैक्टर का यूज़ किया है। दिस इज ये जो सेकंड वाला एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन अबाउट C1, दिस इज एक्सपेंशन अबाउट R3। अगर कोई कहे कि एलिमेंट में फर्स्ट रो का लेता हूँ, को फैक्टर में सेकंड रो के लेता हूँ, भाई ये तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये तीनों कौन है, फर्स्ट रो के को फैक्टर, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर्स हैं। तो A11, A12, A13 ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं। A21, A22, A23 ये पोजीशन देख के आप जान सकते हैं ये तीनों ही को फैक्टर सेकंड रो के एलिमेंट्स के हैं। अगर एलिमेंट्स आप फर्स्ट रो का ले रहे हो और को फैक्टर आप सेकंड रो का ले रहे हो और फिर ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0। इसी में एक टर्म्स है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसा कि देख रहे हो कोई मैट्रिक्स ये है हमारे पास A11, A12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा दैट विल बी ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जहाँ है, फर्स्ट एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, सेकेंड एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से, थर्ड एलिमेंट को इसको कोफैक्टर के, ऐसे ही इसको इसके कोफैक्टर से, ये कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, ये कोफैक्टर रिप्लेस करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। एंड किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से एग्जिस्ट करते हैं, उसका इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ दिस अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो सारी कैलकुलेशन बस इतनी ही करनी है आपको। ओके, थैंक यू।